हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर कुशल राज मिश्रा आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा लेक्चर हमारा अमीन्स का। अब अमीन्स का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत छोटा रहने वाला है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अमीन्स से 1 से 2 सवाल आपको रिएक्शंस की फॉर्म में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका वो जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे किसी भी वजह से। ठीक है, चलिए तो अपन लोग अपना लेक्चर फटाफट से शुरू करते हैं बेटा। राइट, आइए तो अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा अमीन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं किसमें बेटा, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। अपन परिचय पे अगर इसके पे बात कर लें तो फटाफट से समझ लो, क्योंकि देखो यहाँ पर इस हिंदी इंग्लिश से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। क्यों, अल्टीमेटली आपको 2 स्लाइड के बाद क्या पढ़नी है, रिएक्शंस पढ़नी है। सारी रिएक्शंस जनरल हैं जो चलती रहेंगी आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बात करें कि अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अमीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमीन्स कहते हैं। इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आ जाती है हाफमान अमोनोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सी आती है बेटा, हाफमान अमोनोलाइसिस, जो कि हम हेलोएल्केन्स हेलोइन्स में पढ़ते हैं। अमोनिया जो है वो 2 पार्ट में बांटी जा सकती है, 2 पार्ट में तोड़ी जा सकती है। सबसे पहला NH2 नेगेटिव, दूसरा वाला H पॉजिटिव। ऑलराइट, अच्छा अगर इसमें RX डाला जाएगा तो R पर प्लस है, X पर माइनस है, हम सबको मालूम है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है। यस सर, वी नो दैट वेरी वेल। राइट, तो प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ भेज दो। ठीक है सर, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो X और ये H है, ये तो मिलकर के HX बाहर निकाल देंगे। ये तो क्या बाहर निकाल देंगे, HX बाहर निकाल देंगे। यहां पर मेरे पास बनकर तैयार हो जाएगा RNH2। और क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, यानी कि प्राइमरी अमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन। ठीक है बेटा, प्राइमरी अमीन मेरे पास हो गया क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जनरल फॉर्मूला की इसकी बात कर लूं, सामान्य सूत्र की बात कर लूं, तो CnH2n + 1 NH2, या फिर आप कह सकते हो CnH2n + 3n, CnH2n + 3n, इसको आप कह सकते हो। फिर से अगर RX डाल दूं मैं इसके अंदर, है ना, फिर से HX बाहर निकलेगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा 2 डिग्री का। द्वितीयक अमीन आप इसे कह सकते हो, बनकर तैयार होगा। एमिनो कहते हैं इसको, नाम सुन लेना इनका। इसको अगर कभी भी प्रीफिक्स लगाया जाएगा तो लगाया जाएगा अमीनो। इसको हम कहते हैं एमिनो, आई है ना, दिस इज एमिनो। और ये होता है बेटा नाइट्राइलो, 3 डिग्री वाला। फिर से RX डालो, एक और निकालो, R3n बनाओ। सेम तरीके के प्रोसीजर हैं जो लगातार चलते रहेंगे बेटा। HX यहाँ से बाहर निकाल दो, कोई टेंशन है ही नहीं। फिर से RX डालो, R3n बनाओ। फिर से RX डाल के तो आपके पास बनेगा चतुष्क लवण, बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं इसे, चतुष्क लवण, यानी कि क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं। 4 डिग्री अगर कभी भी अमीन हो जाता है या नाइट्रोजन हो जाता है तो फिर वो अमोनियम कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, अमोनियम कहलाता है। इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जनरल फॉर्मूला इनके यहाँ लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। CnH2n + 1 NH2, CnH2n + 1 का होल ट्वाइस NH, CnH2n + 1 का होल थ्राइस और नॉर्मल N। ठीक है, सॉल्ट की, लवण की हम कभी भी जनरल फॉर्मूला बात नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, बात करूं स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है अमीन्स के अंदर, नाइट्रोजन जो होता है बेटा वो sp3 संकरित होता है। कैसा होता है बेटा, sp3 संकरित, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और इसकी जो शेप है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, दैट इज पिरामिडल। कैसी है बेटा, पिरामिडल है ये ना, पिरामिड बोल सकते हैं इसको, पिरामिडल है ये। ऑलराइट, अब सुनना और समझना कि आइसोमेरिज्म यहाँ पर ये जो दर्शा सकता है, आपको चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म यहाँ पर शो कर सकता है आराम से। जैसे मैं आपसे बात करूं भाई, चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा बताइए मुझे, श्रृंखला, है ना। पोजीशन का मतलब स्थिति, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह, और मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं मध्यावयवता। मतलब कि अगर नाइट्रोजन की स्थिति को बदला जाए तो कहीं ना कहीं उसमें आपके पास एक नए तरीके का यौगिक बनके तैयार हो सकता है ना। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी, है ना। आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, है ना। एक ट्रिक है छोटी सी कि मुझे मालूम है कि भाई C3H7 मुझे अगर कभी भी मिलेगा तो उसके 2 आइसोमर होते हैं, है ना। C4H9 अगर मुझे कभी भी मिल जाए तो उसके 4 आइसोमर होते हैं। अगर मुझे C5H11 मिल जाए तो उसके 8 आइसोमर होते हैं, 8 समावयवी होते हैं। डायरेक्ट याद रखो, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, सोचना ही नहीं है। अगर सोचने पे जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सोचने पे जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ भैया कि C3H7 अगर कभी भी मेरे को सामान्य सूत्र नजर आ जाएगा तो उसके समावयवी कितने, 2, उसके आइसोमर्स कितने, 2। C4H9 में कितने हो जाएंगे, 4, और C5H11 में कितने हो जाएंगे बेटा, 8। तो यहाँ पर सूत्र पढ़ो क्या दे रखा है, C4H11N। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करो, C4H9NH2 में, तो C4H9 से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं,
4 हो सकते हैं। तो 4 इसके जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो आ गए। डायरेक्ट मुझे संरचना नहीं बनानी है इसकी, ध्यान रखो, मुझे इसमें कहीं भी संरचना नहीं बनानी है, मुझे कहीं भी इसमें स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी है। मुझे के लिए देखना है फॉर्मूला क्या है, C4H9। C4H9 के लिए कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने सीधा लिख दिया पॉसिबल आइसोमर्स, यानी कि जो संभव समावेवी है वो कितने बेटा, 4 होंगे इसके। ठीक है, अब जैसे ये आ गया CH3 CH2 CH2 NH2 एक, और CH3 CH CH3 NH2 नंबर दूसरे पे NH2, तो इसके ये हो गए पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन का मतलब स्थिति समावेवी। कौन सा बेटा, स्थिति समावेवी। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन है कि C3H9N के लिए, है ना, C3H9N के लिए कितने संरचनात्मक समावेवी संभव हैं। क्या बताना है आपको, संरचनात्मक समावेवी। अब देखना, बनाओ थोड़े से। तो आप कहोगे सर C3H9, तो ये बनेगा C3H7NH2 एक तरीके से। क्या, C3H7NH2 ये बन सकता है। अगर हम चाहें तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बन सकता है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बात करा, ये नंबर 1 है ना, और ये नंबर 2 पोजीशन, तो 2 तो ये हो गए सीधे सीधे। एक बन सकता है CH3 CH2, बीच में आ जाए NH CH3। ये दोनों जो हैं इनको कहा जाता है मध्यावयवी। क्या कहते हैं इनको, मध्यावयवी। के बीच में नाइट्रोजन की स्थिति बदल लो केवल, है ना, क्या बदल लो, नाइट्रोजन की स्थिति बदल लो, उसे हम क्या कहेंगे, मध्यावयवता कहेंगे, मेनली मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। मेटामेरिज्म, राइट। टोटल कितने आ गए बेटा मेरे पास, 4 आ गए यहाँ पर। कितने आ गए, 4 मेरे पास यहाँ पर समावेवी आ गए डायरेक्टली निकालने के लिए। हालांकि आपसे पूछता नहीं है, पूछ भी ले तो सीधा सीधा फिर से बता देता हूँ। C3H7 के लिए डायरेक्ट याद रखो 2 समावेवी होते हैं। C4H9 के लिए डायरेक्ट याद रखो 4 समावेवी होते हैं। C5H11 के लिए 8 समावेवी होते हैं। इससे ज्यादा कभी भी नहीं पूछता, ठीक है। और बाकी कभी दिमाग लगाना तो फिर दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, सही है। चलो आगे देखो, अब जैसे C4H11N आ गया, तो मुझे मालूम है C4H9NH2 के लिए तो सोचना ही नहीं है, 4 तो ये होंगे ही होंगे, है ना। तो 4 आइसोमर होंगे, लेकिन वो प्राइमरी अमीन होंगे। क्या होंगे बेटा, प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन होंगे, जो 4 मेरे पास समावेवी होंगे। 3 जो है मेरे पास वो होंगे बेटा सेकेंडरी अमीन, है ना, द्वितीयक अमीन। जैसे NH एक बार यहाँ लगा दो, एक बार CH2 को यहाँ भेज दो, तो ये बन गया। एक बार जो 3 कार्बन की श्रृंखला, जैसे नंबर 1 पे था पहले, तो अब इसको नंबर 2 पे लगा दो। तो ऐसे 3 मेरे पास संभव इसके क्या है, समावेवी हैं। 3 इसके पॉसिबल आइसोमर्स है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये तो केवल एक ही हो सकता है भाई। आप CH3 को CH3 को कैसे बदल लो आप आपस में, बनेगा तो सेम ही हमेशा, तो एक ही हो गया। तो कितने हो गए, 4 और 3 7 और 1 8। तो कुल समावेवी टोटल आइसोमर्स कितने आ गए बेटा जी, 8 आ गए मेरे पास, सही है। चलो आगे देखो, अब आ जाते हैं हमारे पास सामान्य इनको बनाने की विधियां क्या क्या है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है। यहां से इसका रिएक्शन पार्ट चालू हो जाता है बेटा। आप सॉरी, आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो लगातार हमने पढ़ी हुई है, उन्हीं पर हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ी है रिएक्शंस, तो मेक श्योर के रिएक्शंस बहुत अच्छे से तुम पढ़ लो। अगर तुमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी, लेट मी टेल यू, अगर तुमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी तो भैया तुम्हारे 2-3 सवाल गलत होने वाले हैं, ध्यान रखना। अमीन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं, अमीन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इस बार जेई के पेपर हुए हैं, एनटीए ने खूब सारे क्वेश्चन अमीन से डायरेक्ट दिए, उसमें भी डायजोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन दिए हैं, सोच लो एक बार। किससे दिए, डायजोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन दिए हैं उसने। तो क्योंकि नीट भी एनटीए कराने वाला, तो हो सकता है ना उस पेपर पेन के मोड पे भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो जरूर से रिएक्शन को अच्छे से करके जाना है बेटा। आ जाओ शुरू करते हैं सामान्य बनाने की विधि, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला आता है मेरे पास अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स, अल्कोहल एवं एल्किल हैलाइड का अमोनीकरण, ठीक है साहब, अमोनोलाइसिस कह सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला आता है हाफमान अमोनोलाइसिस, अभी पढ़ा है हमने। RX लो, एक्सेस में अमोनिया डालो, RNH2 बनेगा, फिर से हम RX डालो, R2NH बनेगा, फिर 2RX डालो, R3N बनेगा। फिर क्या हमने सबसे पहली स्लाइड पर ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पर हम लगातार H को हटाते जा रहे थे और R को जोड़ते जा रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अमोनिया को आधिक्य में ले लूँ, एक्सेस में ले लूँ, तो मेरी अभिक्रिया, मेरी रिएक्शन जो है वो RNH2 पर ही रुक जाती है बेटा। किस पर रुक जाती है, RNH2 पर ही रुक जाती है, ध्यान रखना। सेकेंड मेरे पास आती है फ्रॉम एल्कोहल्स, है ना, एल्कोहल के द्वारा। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हैं, जो आपके अभिकर्मक हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं, NH3Al2O3 या फिर
THO2 350 डिग्री, थोरियम डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया और एल्यूमिना, ये आपके जो है यहाँ पर अभिकर्मक हो सकते हैं। अगर अल्कोहल की बात करूं तो ROH एक्सेस में ले लो तो RNH2 R2NH R3N 3HX ये बन के तैयार होगा। अगर तुमने यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में लिया और एल्यूमिना डाल दिया तो केवल RNH2 बन के तैयार होगा। तो कभी तुमको अगर डायरेक्ट ROH से क्या बनाना हो, इस रिएक्शन को देना हो, तो आप इस तरीके के रिएजेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो आराम से, राइट। क्या आपके पास एक कोई लंबा सारा मान लो 4-5 स्टेप का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको पता करना है कि यार ये THO2 मैंने कहाँ देखा था, या अमोनिया और Al2O3 मैंने कहाँ देखा था, और उससे पहले अगर अल्कोहल है, बाद वाला जो उत्पाद है या प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है। तो सारा का सारा काम है कि आपको अभिकर्मक, आपको रिएजेंट्स कितने याद हैं। अगर ये याद है तो रिएक्शन हो जाएगी, ये याद नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अपचयन से अगर बात करूं, अपचयन तो बड़ा शानदार है इसमें, देखना। अगर RCONH2 है अमाइड, LiAlH4 डाल दो, NaC2H5OH डाल दो, ये सीधा RCH2NH2 बना देता है बेटा। क्या बना देता है? RCH2NH2। नाइट्राइल अगर मेरे पास है तो NaC2H5OH डाल दो, है ना, RCH2NH2 बन जाएगा। मेंडियस रिएक्शन कहते हैं इसको, मेंडियस अभिक्रिया, ठीक है। इस रिएक्शन में चाहूं तो स्टीफन अभिकर्मक का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, स्टीफन रिएजेंट का। चलो, आइसोनाइट्राइल में C2H5OH Na डाल दो, RNHCSC बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बनता है। ऑक्सिजन कभी भी मिल जाए, LiLH4 डाल दो, अमीन और पानी मिल जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सिजन बनता है तो पानी निकलता है ना, पानी डाल दोगे तो आगे बढ़ जाएगा उसके अंदर। नाइट्रोइल में क्या डाल दो, स्टीफन रिएजेंट डाल दो, RNH2H2 बन जाएगा। ध्यान रखना हमेशा लैब्स के अंदर SnHCl का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन और HCl का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी FeCl3 बनता है और H2 रिलीज होता है। यहाँ से भी क्या बनता है बेटा, FeCl3 बनता है और H2 रिलीज होता है, इस वजह से, राइट। तो दिक्कत तो नहीं सर। चलिए, इसके बाद बात करते हैं भाई हाइड्रोलिसिस, है ना, जल अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के बारे में समझना। मेरे पास आइसोसाइनाइड है, पानी डाला गया है, सिंपल याद रखो, RNH2 बनाओ और HCOH बनाओ। क्या बनाओ? RNH2 और HCOH। अगर ये पर्टिकुलर इसको हीट कर दूं मैं तो HCOH जो है वो बदल जाएगा CO प्लस H2O के अंदर, CO प्लस H2O के अंदर बदल जाएगा बेटा, ये सीधा सीधा, ठीक है, पक्का। चल आगे देख, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन तो इस तरीके से होती है। दूसरा, अगर मेरे पास आइसोसाइनेट हो, क्या हो? आइसोसाइनेट यानी कि RNCO, उसकी रिएक्शन KOH के साथ करा दो, RNH2 और K2CO3 बाहर निकलता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करानी हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी तो क्लोरामीन ले लो, ClNH2, अभिक्रिया करा दो, रिएक्शन करा दो, RNH2 MgHCl बन जाएगा। जनरली I मिलेगा, ये ध्यान रखना। सामान्यतः क्या मिलेगा यहाँ पर? I, यानी कि यहाँ पर आपको RMgX की जगह X जगह पे आपको हमेशा I मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा बेटा? I मिल रहा होगा, ठीक है, आयोडाइड। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है समझना। मेरे पास थैलेमाइड है बेटा, NH है, प्लस माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया, माइनस प्लस, अच्छी बात है, केवल दे रखा है प्लस माइनस। यहां से ये OH और ये H रवाना, पानी निकाला, पानी निकाल के बनाया पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बनाया? पोटेशियम थैलेमाइड। Ri डालो इसके अंदर, जैसे Ri डालोगे SN2 लगाओ, क्या लगाओ? SN2 लगाओ, K को यहाँ से बाहर निकालो, R को जोड़ो तो एल्काइल थैलेमाइड बन गया मेरे पास। एल्काइल थैलेमाइड में 2 H2 डाल दो सीधा सीधा, तो थैलिक एसिड बन जाएगा और RNH2 बन जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना चाहो तो पहले डालो NaOH एक्वस, तो सोडियम थैलेट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सुनना, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, या फिर हाफमान्स हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया भी हम इसको बोलते हैं, है ना। हाफमान्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। मेनली इसमें क्या होता है कि मेरे पास अमाइड होता है, एक क्या होता है बेटा? अमाइड। देख यहाँ समझा रहा हूँ तेरे को, सीधा सीधा एक झटके में एक लाइन में समझा रहा हूँ। अगर तुझे कभी भी कहा जाए कि इसमें हाफमान ब्रोमाइड लगा दो, है ना, अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि आप इसमें क्या लगा दो, हाफमान ब्रोमाइड लगा दो, तो मैं कुछ नहीं करना है, CO हटा दो बीच में से, बाकी ये दोनों इन दोनों को जोड़ दो आपस में, खत्म। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे, तो आपको रिएक्शन तो पूरी करनी है नहीं, आपको तो या तो रिएजेंट अभिकर्मक पता होना चाहिए, या आपको उत्पाद या प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आपको वो ध्यान नहीं है तो रिएक्शन हो भी नहीं सकती किसी भी हालत में। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कभी भी अगर तुम्हें Br2 और KOH साथ में मिल जावे
तो तुमको तो अमीन बना देनी है, बात खत्म। माता फोड़ी है ही नहीं दुनिया जान की। कैसे? सुनो, Br2 और KOH मिलते हैं आपस में तो असमानुपातन हो जाता है। यहाँ पर होता है बेटा असमानुपातन, तो बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेट होते ही क्या बनता है बेटा मेरे पास? सीधा सीधा फटाफट बोलो। हाँ जी, डिस्प्रपोर्शनेट होते ही मेरे पास सीधा सीधा क्या बनता है बेटा? मेरे पास बन के तैयार होता है KBr और KOBr। KOBr जो है उसके अंदर Br+1 में होता है, इसलिए इसको हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो करता है हमारे पास है KOBr, अगली रिएक्शन, क्योंकि एक KBr तो बाहर निकाल दिया मैंने। अब KOBr इसके पास जाता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है बेटा, और एक KBr यहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे निकलेगा तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड बन के तैयार होगा। यहाँ पर होता है हाफमान रीअरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होता है? हाफमान रीअरेंजमेंट। तो मेरे पास बनकर तैयार होता है CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि भोपाल गैस कांड के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर सबसे मेन गैस थी जो कि रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए थे, आई थिंक इन 1976, राइट। चलो अब क्या होगा, ये जो आइसोसाइनेट है 2KO के साथ रिएक्शन करानी है। देखना जरा, देखना जरा, आइसोसाइनेट 2KO के साथ रिएक्शन, K2CO3 बाहर निकालना होता है। NOH हो तो Na2CO3 बाहर निकालना होता है। तो K2CO3 बाहर निकाल दिया और CH3NH2 बना दिया। गौर से देखोगे तो स्टार्टिंग के कार्बन में से 2 कार्बन, 1 और 2, सही है, लेकिन अब लास्ट के कार्बन में केवल केवल 1 कार्बन, इसलिए बोलते हैं डिग्रेडेशन, यानी कि इसको कम कर दिया गया है। 1 कार्बन कम करने की अभिक्रिया है, स्टेप डाउन अभिक्रिया है ये, है ना, रिएक्शन है। आगे सुनो, कर्टियस में बात करूं, मेरे पास क्या है? सबसे पहले एल्काइल एजाइड है, हीट करोगे N2 निकलेगा, N2 के निकलते ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, R इसके फेवर में जाएगा, RNCO बनेगा, 2 पानी डाल दो, RNH2 बना दो, खत्म बात। ठीक है साहब। होती कैसे है मैकेनिज्म? तो बिल्कुल शिमिट की जैसी होती है। किसकी जैसी होती है बेटा? शिमिट रिएक्शन की जैसी, COCl NaN3। अब ध्यान रखो, जब भी ऐसा होता है ना तो यहाँ से NaCl बाहर निकाल दो, क्योंकि एजाइड बन सकता है N3 माइनस की फॉर्म में, सही है। NaCl बाहर निकला, RCON3 बना, ये बनकर तैयार हुआ। अब देख किस तरीके की रिएक्शन है भाई, N डबल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इसके फेवर में जाएगा, चला गया साहब। अब जैसे इधर गया तो यहाँ पर आया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आया पॉजिटिव, यहाँ पर आया नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर कार्बन के फेवर में, तो कार्बन अपना ऑक्सीजन के फेवर में दे देगा, क्योंकि रेजोनेंस है ना तो अल्टीमेटली, राइट। अब यहाँ पर आ गया माइनस। अब देख जैसे ही यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पर क्या है बेटा? डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, N पॉजिटिव, ठीक है साहब। ये वाला नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, ये वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड से ज्यादा है, ये वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये साहब। आगे देखो, अब क्या होगा कि N माइनस और N2 पॉजिटिव मेरे पास ये साइड में बना है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है दिस इज N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। N2 पॉजिटिव क्या होता है बेटा? बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो अगर एक अच्छा लीविंग ग्रुप और मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जैसे मैं इसको निकाल सकूं तो मेरा काम हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो क्या होता है मेनली, सुनना और समझना कि भाई साहब ये तो इलेक्ट्रॉन इधर से लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, और जो R है अंदर के अंदर से किसके ऊपर अटैक करता है? इसके ऊपर, ठीक। तो मेरे पास क्या बन गया था यहाँ पर? RNCO बन गया। RNCO में एक बार पानी डाला, RN डबल बॉन्ड CO नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये इसके फेवर में जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो अटैक नहीं करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा फिर इसके अंदर, इस पे अटैक, उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज फिर बनेगा मेरे पास, ठीक है। पहली कंडीशन में ये, इस बार फिर से पानी डालूंगा, एक कार्बन 2H, है ना, प्रोटॉन एक्सचेंज कराओ। प्रोटॉन एक्सचेंज कराने के बाद क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा, इसमें से CO2 को बाहर निकाल दो, आपके पास RNH2 बन जाएगा। मैकेनिज्म इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कर्टियस रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टार्टिंग स्पीशी कौन सी है, वो है RCON3। हीट करो, N2 निकालो, पानी डाल के अमीन बनाओ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। क्या? हीट करो, गर्म करो, ताता करो, N2 निकालो, N2 के निकलते ही पानी डालो, पानी डालते क्या बनेगा? सीधा RNH2 बनेगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है साहब। आगे सुनो, लिमिट में अगर बात कर लूं तो मैकेनिज्म सेम एज कर्टियस रहेगी, बस यहां से ये H2O निकाल दो, फिर से क्या बनेगा? RCON3 बनेगा मेरे पास। और जैसे ही RCON3 बना, अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म पढ़ी है अपन लोगों ने, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो पढ़ी, तो मेरे पास सीधा RNH2 N2 और CO2 बन के तैयार हो जाएगा। लॉसन अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है।
ये है रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अपचयनात्मक अमीनीकरण अगर मैं करना चाहूं एल्डिहाइड और कीटोन का तो किस तरीके से करूंगा? क्या बोला मैंने? अपचयनात्मक अमीनीकरण, यानी कि मैं अमीन को जोड़ना चाहता हूं, अमीन को क्या करना चाहता हूं? जोड़ना चाहता हूं, अमीन को मैं बनाना चाहता हूं बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, अपचयन की सहायता से। ठीक है साहब, समझना। तो रिडक्टिव एमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सी डबल बॉन्ड है, NH और H2 है, Na डाल दो सीधा, क्या डाल दो? Na, H2 Na डालते ही तुम्हारे पास सीधा प्राइमरी अमीन बन जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, प्राथमिक अमीन या प्राइमरी अमीन तब बना जब अमोनिया था। अगर तुमने 1 डिग्री अमीन ले लिया तो ये सेकेंडरी अमीन बना करके देगा, अगर तुमने 2 डिग्री अमीन ले लिया तो तुमको ये टर्शरी अमीन बना करके देगा डायरेक्टली। पानी कैसे निकाल रहा हूँ वो सुन लो, सीख लो, समझ लो क्या कर रहे हैं हम अल्टीमेटली यहाँ पर, है ना? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, यहाँ पर है देख, यहाँ से H2 है, ये पूरा H2 पकड़ो, बाहर निकालो, R2 जैसे कैसे जोड़ दो, इस पे NR2 जुड़ गया, खत्म। ठीक है ना, पानी बाहर निकाल दो, बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है एकदम। आगे सुनो, अब बात करते हैं इसके कुछ रासायनिक गुणधर्मों पे। सबसे पहले आते हैं इसके क्षारीय गुणधर्म, है ना? क्षारीय गुणधर्मों में बात करूं तो जीओसी में पढ़ी जाती है बेटा, पढ़ाई जाती है, जैसे आपके पास वो लेक्चर आएगा वैसे उस पर भी बात करेंगे हम लोग, है ना? जिन्होंने पढ़ रखी है तो उनको चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय गुण कभी भी पढ़ने तो हमेशा जीओसी में ही पढ़े जाएंगे, यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाया जाएगा। ठीक है साहब? हाँ, तुम्हें एक चीज मैं जरूर बताता हूँ जो कई बार तुमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर तुमसे CH3NH2 के क्रम में पूछ लिया जाए कि इसमें क्षारकता का क्रम क्या होगा तो तुम ध्यान रखोगे 213। ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए C2H5NH2 में क्या होता है तो आप ध्यान रखोगे 231। बड़े के लिए बड़ा नंबर, छोटे के लिए छोटा नंबर, 213, 231। ठीक है, और ये केवल तब जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, व्हेन यू हैव ओनली एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन, है ना? जलीय विलयन, ये तो अभी जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला ये रहा, ये तो अभी जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में ही। ठीक है ना, इसलिए तो सोचना ही नहीं, हमें परेशानी नहीं होना इस चीज के लिए, तो क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। नीट में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है, नीट का तो जाने ना जाने 2-3-4 बार का PYQ है ये, तो इसलिए आपको इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो क्षारकता इलेक्ट्रॉन घनत्व के समानुपाती, विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती और आकार के समानुपाती होती है। आकार क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। ठीक है, बोलो, ध्यान रहेगा? तो दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? नो सर, वो तो बिल्कुल होती नहीं हमें, है ना? सही बात है। चलो आगे देखो, तो रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर। अब देखो यहाँ हम वो देख रहे हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि असल में क्षारकता दिखाती हैं, क्षारकता बता सकती हैं। जैसे हमने मान लो अम्ल की, अगर मैं वो पता करना चाहता हूँ भाई कि अम्लीय है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसकी अभिक्रिया एक बार क्षार से करा के देखूंगा, अगर न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे ही अगर एक क्षार का पता करना होगा, वो क्षार है, किंतु तरीके बहुत सारे, या तो मैं उसमें इंडिकेटर यानी कि सूचक डाल दूं, फिनोफ्थलीन वगैरह और ये सारी चीज डाल के पता करूं, लिटमस पेपर डाल के पता करूं, या फिर नहीं हो पाया तो फिर उसे चख के पता करूं, कहते हैं ना कड़वा होता है टेस्ट में, जोकिंग ऐसा कभी करना नहीं है। या फिर मैं एक काम करूंगा भाई, मैं उसकी अभिक्रिया किसी भी एक अम्ल से करा करके देख लूं, एसिड से करा करके देख लूं, अगर एसिड से उसने रिएक्ट कर दिया और वो न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब वो क्या है? एक बेस है। आ जाओ, तो RNH2 बेसिक है, HCl एसिड है, ये सॉल्ट बन गया, हीट करने पे RCl और NH3 बन गया, इसका मतलब भैया ये न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि RCl ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, RCl इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऑलराइट, चलो RNH2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओ तो एल्काइल अमोनियम सल्फेट बन के तैयार होता है। ऐसे अगर क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से कराओगे PTCl4 और 2HCl, या फिर ऑरिक एसिड से कराओगे तो भी सेम चीजें बन के सामने आती है हमारे पास। RNH3 पॉजिटिव होल ट्वाइस PTCl6-2 एल्काइल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, यहाँ से PT हीट करो, प्लेटिनम बाहर आ जाएगा। ऐसे ही एल्काइल अमोनियम क्लोरो ऑरेट मेरे पास बनके यहाँ पे सामने आता है। लास्ट वाली दो रिएक्शंस केवल आपके रेफरेंस के लिए हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इन्हें छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लेवल NTA पे नहीं आता है, मन हो तो पढ़, मन ना हो तो मत पढ़। इन दो रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी ऊपर की दो आनी चाहिए, है ना, वो जनरल रिएक्शंस है एकदम, वो आनी चाहिए। चलिए आगे सुनो, अब आती है पानी के साथ अगर मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ अमीन की तो क्या होगा। तो देखो
अमीन की रिएक्शन पानी के साथ कराने पे एक दो चीजें हैं जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहला तो अमीन के अंदर नाइट्रोजन होता है साहब, पहला तो अमीन के अंदर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन जो है वो H बंध बना सकता है, मुझे मालूम है, लेकिन अमीन के केस के अंदर एक R समूह भी वहां पर उपस्थित होता है, R ग्रुप भी वहां पर उपस्थित होता है। अब R समूह का क्या मतलब है, सोचना समझना बुद्धि चलाना, ठीक है। R समूह का मतलब है कि एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप वहां पर होगा, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है ना, जल विरागी होता है। अगर मैं हिंदी में उसकी बात करूं, जल विरागी बोलते हैं उसको, जल से दूर भागने वाला, पानी से दूर भागने वाला, तो उसको अपन हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है बेटा वो, ठीक है। तो इफ दैट इज हाइड्रोफोबिक, तो जाहिर सी बात है अगर वो ग्रुप बड़ा होगा तो एच बॉन्डिंग भी उतना काम नहीं कर पाएगी पानी के अंदर, नहीं कर पाएगी ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो देखो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे ही आप इसके अंदर पानी मिलाओगे ना बेटा, ये RNH3 पॉजिटिव OH माइनस बनाएगा, ये आया अपने पास, क्या आ गया, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। क्या आ गया बेटा, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये इस्तेमाल होता है दूसरे समूह और तीसरे समूह के जो मूलक होते हैं, मूलकों के परीक्षण में, है ना, जो मूलक होते हैं हमारे पास, मूलकों के परीक्षण में, उनके प्रेसिपिटेशन के लिए, उनके अवक्षेपण के लिए इसका इस्तेमाल होता है बेटा। जैसे देख, FeCl3 के साथ अगर डाल दो तो आयरन है ना वहां पर, तो ब्राउन पीपीटी FeO चलता है इसकी, AlCl3 है तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगी, AlO चलता है इसकी, क्रोमियम है तो आ जाएगा CrOH होता है इसकी, ग्रीन पीपीटी। ये सेम क्वेश्चन इस पर जेईई मेन में आया हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है ये, तो नीट में आने के चांस इनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिंपल चीज है, हार्ड नहीं है। जैसे आप कहो कि सर हम लोग जो है POC कैसे पढ़े, तो POC ऐसी पढ़ी जाती है, POC कैसे पढ़ी जाती है, ऐसी ही पढ़ी जाती है कि आप रिएक्शन करते जा रहे हो, यहीं से सीखते जा रहे हो, यहीं से लगाते जा रहे हो, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है POC में। हाँ अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी मूलकों के परीक्षण की बात करूं, बाकी चीजों की बात करूं, वहां जरूर मुझे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जब मैं सारे टेस्ट पढ़ लेता हूँ, सारी चीजें पढ़ लेता हूँ, फिर मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। आगे देखो, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड अगर मैं बात कर लूं तो सेम रिएक्शन है जैसे हमने पहले पढ़ी है। प्राइमरी अमीन ले लो, है ना, RH डालो, RH डालोगे तो क्या बनेगा, R2NH। सेकेंडरी अमीन RH डालो, क्या बनेगा, टर्शरी अमीन, फिर से RH डालो, क्या बनेगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, नो सर बिल्कुल नहीं। ओके आजा, स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान रखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का सेपरेशन कैसे करना है आपको, है ना, पृथक कैसे करना है। तो अल्टीमेटली मैं बात कर रहे हैं पृथक्करण के बारे में, सेपरेशन के बारे में। अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट करना चाहूँ, पृथक करना चाहूँ, तो कैसे करूंगा, तो क्या करूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को साथ अगर मैं R4N+X- डाल दूं और उसका डिस्टिलेशन यानी कि आसवन करा दूं, है ना, आसवन तो बोलते हैं ना इसको, हाँ आसवन ही बोलते हैं। तो मेरे को मिक्सचर मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का, क्योंकि ये वाले भाई साहब उड़ जाएंगे, ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे, सब्लिमेट हो जाएंगे, क्योंकि इन सॉल्टों की टेंडेंसी होती है कि सब्लिमेट हो सकते हैं, है ना, दे कैन बी सब्लिमेट, वो ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं बेटा। R4NX डज नॉट अंडरगो डिस्टिलेशन, ठीक है साहब। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भंजक आसवन कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव या फ्रैक्शनल, इसको भंजक आसवन की तरह बने, इसका भंजक नहीं, सॉरी फ्रैक्शनल है ना, वो है पृथक्करण आसवन कुछ ऐसा कहते हैं इसको, अभी के लिए ध्यान रखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डायरेक्टली, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये किस में इस्तेमाल होता है बेटा, उद्योगों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये किस पर, किस सिद्धांत पर आधारित है कि क्वथनांक में कितना डिफरेंस है, इस पर बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, उस पर आधारित है बेटा ये। ठीक, आगे सुनो, हिंसबर्ग मेथड, अपन कहते हैं ना कि भाई POC क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो ये है। अब जितने भी टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें होंगे, तो ये चीज अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा काम आसान है, तुम्हें नहीं पता है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो बात करता हूँ हिंसबर्ग टेस्ट की, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से होता है, नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, PHSO2Cl, या बेंजीन के बाद SO2Cl, इस तरीके से लगा सकते हो। समझने की कोशिश करना जो सिखा रहा हूँ, बुद्धि चलाना अपनी, ठीक है। 1 डिग्री अमीन के पास होता है RNH2, समझना, इसके पास एक हाइड्रोजन है, अभिक्रिया करेगा, HCl बाहर निकाल देगा, ठीक है साहब। प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है मेरे पास PHSO2HNR। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है बेटा, इसको बोलते हैं सक्रिय हाइड्रोजन यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन।
ठीक है। ये एक्टिव हाइड्रोजन के चक्कर में जब इसको मैं क्षार में डालूंगा ना तो ये उसमें विलय हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है साहब। 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो मेरे पास है R2NH, तो यहां मेरे पास जो बना वो बना मेरे पास सीधा सीधा PHSO2NR2, ये बना मेरे पास। तो अब इसके पास वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, विलय नहीं होगा उसके अंदर। 3 डिग्री अमीन की बात करूं तो इस भाई के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, सिंपल। तो पता चल गया ना पहले वाले में। अच्छा, मेन की यहाँ पे नहीं है, मेन की यहाँ पर है। 2H डालने के बाद क्या हो रहा है, 1 और 2 डिग्री, 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो बात ही खत्म हो जाती है। हॉफमैन मेथड यहाँ पर है, एथाइल ऑक्जेलेट। क्या है बेटा, एथाइल ऑक्जेलेट। कैसे पता करूंगा, तो देख 1 डिग्री अमीन अगर मेरे पास है, एथाइल ऑक्जेलेट डाल, सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को। 2 डिग्री होगा, एथाइल ऑक्जेलेट डालूंगा, लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगा। 3 डिग्री से रिएक्शन ही नहीं करेगा, बाहर में जाऊँ, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तीनों चारों टेस्ट समझ में आए, कैसे कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, वेरी गुड। आगे सुनो, एसिटाइलेशन में बात करते हैं, एसिटिलीकरण में बात करते हैं। एसिटिलीकरण में बात करते हैं। RNH2 की अभिक्रिया कराना चाह रहा हूँ, रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ RCOCl से, या फिर एनहाइड्राइड से, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से H लो, यहाँ से Cl को लो, बाहर निकाल दो, आपस में जोड़ दो, खत्म। ये बन गया एन अल्काइल एसिटामाइड डायरेक्ट। एनहाइड्राइड हो ऐसे वो भी क्या बनाएगा, एन अल्काइल एसिटामाइड बनाएगा और एसिड बना देगा साथ में CH3, क्योंकि ये जो है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ दो, खत्म बात, बॉन्ड तोड़ दो, खत्म बात। आगे सुनो, छोटा बामन रिएक्शन की अगर बात करूं, छोटा बामन अभिक्रिया की, छोटा बामन नहीं सॉरी शॉर्टन बामन है ना, इसका नाम रख रखा है मैंने छोटा बामन। तो RNH2 मेरे पास है, जल की इसकी क्षार की उपस्थिति है, HCl बाहर निकाल दो, एन अल्काइल बेंजामाइड बन जाएगा। ठीक है साहब, ये बेंजोइलीकरण की अभिक्रिया होती है। एसिडिक नेचर ऑफ अमीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 दुर्बल अम्ल होते हैं, वेरी 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 वीक एसिड्स होते हैं ये। ऐसे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा वीक एसिड्स, दुर्बल अम्ल होते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो RNH2 1 डिग्री अमीन है, Na डालो तो NH माइनस और Na प्लस बना देते हैं। 2 डिग्री में डालो, बना देते हैं। 3 डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, 3 डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे सुन, अगर मेरे पास नाइट्रोसिल क्लोराइड है, NOCl होता है बेटा, जिसको हम छद्म हैलोजन या फिर सूडो हैलोजन भी कहते हैं। ठीक है साहब, तो ध्यान रखना, क्या है सूडो हैलोजन का मतलब, छद्म हैलोजन का मतलब हैलोजन है नहीं लेकिन व्यवहार किसकी तरह करेगा बेटा, हैलोजन की तरह ही करेगा। तो RNH2 प्लस NOCl मिलकर के क्या बनाएगा, RCl प्लस N2 प्लस H2, क्या बनाएगा बेटा मिलकर के, RCl प्लस N2 प्लस सॉरी RCl प्लस N2 प्लस H2 आपके सामने बना करके तैयार कर देगा बेटा। नाइट्रोसिल क्लोराइड मतलब NOCl, फिर से सुन लो, इसका नाम होता है टिल्डन अभिकर्मक। कैसे, टिंडा अभिकर्मक नहीं रे, टिल्डन अभिकर्मक। ठीक है, चल बात करते हैं रिएक्शन विद फॉस्जीन यानी COCl2 के साथ। तो अमीन की फिशी स्मेल होती है, चीज ध्यान रखना है ना। साथ में फॉस्जीन से अगर अभिक्रिया कराओगे तो वो बड़ी विषैली गैस होती है। तो अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। अगर यहाँ R की जगह CH3 होता तो थोड़ी देर पहले याद करो मैंने एक MIC गैस बताई थी, मेथाइल आइसोसाइनेट, वो बनती, जो कि जहरीली गैस है। जाहिर सी बात है, जहर से अभिक्रिया करके तो क्या बनेगा, जहर ही बनेगा बेटा, है ना। तो एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाती है यहाँ से। हैलोजन से अगर अभिक्रिया कराऊं, RNH2 Br2 है NOH की उपस्थिति में, तो N ब्रोमो एल्काइल अमीन बन जाएगा। RNH Br से अभिक्रिया करा दूं तो N Br2R बन जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है साहब, अगर एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करा दूं तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन यानी कि प्रतिस्थापित इमीन बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, प्रतिस्थापित इमीन यानी कि सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाती है मेरे पास, जिसे हम शिफ 4 कहते हैं, शिफ बेस कहते हैं, है ना। शिफ्ट रिएजेंट भी शिफ अभिकर्मक बेस हम कहते हैं। ठीक है, पिंक कलर का होता है। इसके बाद आती है मैनिक रिएक्शन, है ना। मैनिक अभिक्रिया इसको बोला जाता है। मैनिक अभिक्रिया मेनली हमें क्या सिखाती है देखना जाता है। मेरे पास जो है अमीन होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए और एसिटोफेनॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए, फिक्स है, यही होता है इसके अंदर, इसमें कुछ अलग से नहीं होता। अमीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटोफेनॉन। अमीन यहाँ पर 1 डिग्री का होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। सबको आपस में जोड़ दो, जोड़ते क्या बनेगा, मैनिक क्षार बन के तैयार हो जाता है। अब देख लो, मजाक नहीं है, यहाँ से H हटाओ, आपस में जोड़ो,
H हटाया, आपस में जोड़ा, यहाँ से O हटाओ, यहाँ से H हटाओ, फिर से आपस में जोड़ो, ये हटाया, ये जोड़ा, बन गया, खत्म, सिंपल है। ऑक्सीडेशन पे अगर बात कर लूं तो अगर प्राथमिक अमीन का, है ना, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन का ऑक्सीकरण में करूं तो क्या होगा, 2 डिग्री का करूं अमीन का तो क्या होगा, हाँ 2 डिग्री नहीं है ये, सॉरी, ये सभी 1 डिग्री हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। तो अगर ऐसे एक अमीन का ऑक्सीकरण करूं जिसके पास 1 डिग्री का कार्बन हो तो पहले बनेगा एल्डिमीन और बाद में मेरे पास एल्डिहाइड बन के तैयार होगा। अगर ऐसे का करूं जिसके पास 2 डिग्री का कार्बन है, कितना डिग्री का बेटा, 2 डिग्री का कार्बन है, उसका अगर मैं ऑक्सीकरण करूंगा KMnO4 और H+ की उपस्थिति में तो मेरे पास बनेगा कीटमीन, है ना, R2C डबल बॉन्ड NH, पानी डालो कीटोन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री का कर दूं तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, बस ये ध्यान रखना, 3 डिग्री से क्या बनेगा बेटा, नाइट्रो एल्केन बन के तैयार होगा, सीधा सीधा। ऑलराइट, चलो आगे सुनो। H2SO5 कैरोज अम्ल होता है, या फिर H2O2 और Fe+2 फेंटन रिएजेंट होता है बेटा, फेंटन अभिकर्मक जिसको कहते हैं। अब देखो ये अभिकर्मक ऐसे हैं जिनके काम फिक्स हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, और क्योंकि ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका काम भी क्या है बेटा, ऑक्सीकरण का ही काम है। ये क्या करता है, अगर मेरे पास वही 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो इनके जो उत्पाद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे पास बनता है हाइड्रोक्सिलामीन, ऑक्जेम और हाइड्रोक्सेमिक एसिड, है ना, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म हमारे किसी काम के नहीं है इसकी, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म क्या होती है क्या नहीं, तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, मैं आपका समय खराब बिल्कुल भी नहीं करूंगा उस चीज के अंदर, ज्यादा जरूरत है लिमिट में कर्टियस में मुझे आवश्यकता थी, मैंने आपको बताई, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर R2CHNH2 हो तो कीटोक्सिम बन जाता है केवल, R3 यानी 3 डिग्री हो मेरे पास तो RCNO नाइट्रोसो यौगिक बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है साहब, डायरेक्टली ध्यान रखना। हाफमान कार्बिलामिन टेस्ट, तो ये जो टेस्ट है इसका आप इस्तेमाल एक तो CHCl3 और CCl4 के डिस्टिंक्शन में कर सकते हो, CHCl3 व CCl4 के पृथक्करण के लिए, हाँ, इनके बीच में भेद करने के लिए आप कर सकते हो, उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हो इसका इस्तेमाल। दूसरा इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, कार्बिलामिन टेस्ट भी से कहते हैं। RNS2 है, CHCl3 3 के साथ अभिक्रिया, कुछ नहीं करना, RNS2 को RNC में बदल दो, R की जगह बेंजीन भी हो सकती है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है, R की जगह बेंजीन भी हो सकती है, चलेगा, रुकना नहीं है पर, ठीक है साहब। तो आपके पास 3 KCl बनेगा और 3 H2O बनेगा, डायरेक्टली याद रखो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ की मैकेनिज्म की मैं जरूर बात करूंगा। CHCl3 बेस के साथ मिलकर पानी निकालता है और ये बनाता है, ठीक है साहब, यहाँ से ये इसके फेवर में जाता है और ये Cl- के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है बेटा, तो मेरे पास बन जाता है क्या, CCl2 डबल डॉट सा डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है साहब। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बनके तैयार हुआ है, गौर से सुनना और समझना, है ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बनके तैयार हुआ है, अब ये आगे जाकर सारी अभिक्रियाओं को पूरा करता है, उसके हिसाब से रिएक्शन चलती है। तो मेन चीज बस यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मध्यवर्ती होता है ना बेटा, जो मध्यवर्ती होता है वो एक कार्बिन होता है बेटा, आपसे कहीं पूछ ले कि आइसोसाइनाइड परीक्षण में जो मध्यवर्ती है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डाइक्लोरोकार्बिन होता है, ऐसे सवाल पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है ऐसे सवाल, ठीक है बेटा। तो मध्यवर्ती का कोई सवाल आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भैया CCl2 इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, CCl2। आगे बात करूं तो हाफमास मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, है ना, अब जो टेस्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, एक मिनट, ये वाला आपको नहीं करना, पढ़ाई देता हूँ। CH2 के साथ अभिक्रिया कराओ सबसे पहले, इसके साथ CH2 के साथ अभिक्रिया कराओ, तो अभिक्रिया बनाते ही बनेगा RCH C डबल बॉन्ड S और SH, ये कुछ कुछ S की जगह O होता तो ये क्या बन जाता मेरे पास, C डबल बॉन्ड O बन जाता, उधर NH बन जाता, उधर OH आ जाता, सही है। HgCl2 डाल दो तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जैसे जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल बेटा, सीधा सीधा, है ना, इसकी स्मेल उस तरीके की होती है, रिमेंबर। तो हमारे पास बन गया, ये बन गया RNCS, आइसोथायोसाइनेट बन जाता है, अल्टीमेटली इसको मस्टर्ड गैस हम उसकी स्मेल होती है। R2NH हो तो सीधा बनता है R2C डबल बॉन्ड S SH, HgCl2 से नो रिएक्शन। अगर R3N हो तो S डबल बॉन्ड C, यानी कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, यानी मेन जो है वो केवल और केवल 1 डिग्री वाला है, मेन जो केवल कौन सा बेटा, 1 डिग्री वाला है।
आगे बात करूं रिएक्शन विद HNO2। अब HNO2 जो है वो जनरली आपको नहीं मिलेगा बना हुआ, आपको बनाना पड़ता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप क्या करते हैं, आप NNO2 और HCl या फिर H2SO4 को आपस में मिला देते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन HNO2 मिल जाता है। RNH2 की रिएक्शन HNO2 से कराऊंगा तो अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर 2 डिग्री की रिएक्शन HNO2 से कराऊंगा, इसकी रिएक्शन 2 डिग्री की रिएक्शन अगर HNO2 से कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, मेरे पास बनेगा N नाइट्रोसोमीन। क्या बनेगा बेटा, N नाइट्रोसोअमीन। येलो ऑयली लेयर आएगी जिसको हम लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिक्कत नो सर, आजा। अब जैसे मेरे पास है कि भाई ये दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं थोड़ी सी, कि CH3NH2 अगर HNO2 के साथ मिलता है तो ईथर बनता है, ध्यान रखना। R3NHNO2 के साथ मिलता है तो R3NH पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव बनता है, क्योंकि सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। क्या होता है बेटा, सॉल्युबल। आई थिंक यहाँ पर हमारा अमीन्स, हाँ अमीन्स खत्म हो जाता है। बात कर लेते हैं फटाफट एनिलीन के बारे में। अब देखो ये सारी वही रिएक्शन है जो सबके सब तुमने पहले पढ़ रखी है ना, वही रिएक्शन जो अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो ना, सारी सारी वही अभिक्रिया। देखो रिपीटेशन है यहाँ पर, क्या है बेटा, रिपीटेशन है यहाँ पर। अब गौर करना कि रिपीटेशन हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहले लैब मेथड है, एनिलीन ये है नाइट्रो, आपके पास क्या नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में स्टीफन अभिकर्मक डालेंगे, क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, क्योंकि O2 को H2 में चेंज करना, बात खत्म हुई। अगली रिएक्शन सुनो, FeHCl डाल दूं तो भी NH2 में चेंज होगा। मैंने बताया था ना कि अगर प्रयोगशाला में इस्तेमाल कर रहे हो तो SnHCl, उद्योगों में इस्तेमाल कर रहे हैं औद्योगिक रूप से तो FeHCl। सेम रिएक्शन वही वाली है। फ्रॉम फिनॉल NH3 से अभिक्रिया कराओ, NH2 बनाओ, जयराम जी की। हाफमान रिएक्शन C6H5CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH पढ़ी हमने। अमाइड आ जाए तो क्या करना है, ये वाले अभिकर्मक कभी भी नजर आए तो CO हटा दो, बस यहाँ से आपस में जोड़ दो। ये बन गया एनिलीन K2CO3, ये बन गया। सिमेट अभिक्रिया जैसी कर्टियसी वैसी थी। तो C6H5COOH N3H के साथ अभिक्रिया, क्या बनेगा सबसे पहले बोलो, यहाँ से क्या बनेगा सबसे पहले, सबसे पहले बनेगा C6H5CON3 और CON3 के बाद कर्टियस जैसी रिएक्शन हो जाएगी पूरी की पूरी। N2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, एनिलीन बनेगा बेटा। ये सब याद करने वाली रिएक्शन है, तो परेशान मत होना कहीं भी, बिल्कुल भी। क्लोरोबेंजीन से करनी हो तो क्या करना है, C6H5Cl लो, Cu2O लो, NH3 ले लो, सीधा एनिलीन बनाओ, CuCl और पानी बनाओ, खत्म। रिएजेंट याद होने चाहिए। बार बार एक चीज कह रहा हूं आपको, अगर आपको अभिकर्मक याद नहीं है तो रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। तो बाबू रिएक्शन का क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे अगर रिएजेंट याद नहीं है तो। रिएजेंट्स आर मस्ट, याद होने ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है, अगर याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है, और वो मामला कभी भी गड़बड़ करना नहीं है, ध्यान रखो। आगे बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, देखो सब सेम रिएक्शन है यार। ClNH2 के साथ क्लोरामीन है तुम्हारे पास, ये क्या है, क्लोरामीन। क्लोरामीन की अभिक्रिया अगर इससे कराओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्या मिलेगा यार, अमीन मिलेगा है। तो C6H5NH2 हो गया। बेंजीन से कराना हो NH2H हाइड्रोक्सिल ले लो, C6H5NH2 बना दो सीधा सीधा, ठीक। अगली रिएक्शन देखो, फिनाइल आइसोसाइनाइड, पानी डालो, C6H5NH2 बनाओ और फॉर्मिक एसिड बनाओ। अगर इसको हीट कर दूंगा तो ये C और H2O में चेंज हो जाएगा, सही है। फिनाइल आइसोसाइनेट, ओहो, KOH साथ अभिक्रिया, K2CO3 बाहर जाएगा, C6H5NH2 बन के तैयार होगा। सारी की सारी अभिक्रियाएं वही हैं जो अमीन में सीखी ढंग से और डिटेल के अंदर, एक भी रिएक्शन इधर उधर नहीं है। बस सबकी जगह आर की जगह क्या लगा हुआ है, इस बार बेंजीन लगी हुई है। आजा, अब सुन, ये जो एनिलीन होती है, अगर इसको K2Cr2 के साथ मिलाऊं तो ये ब्लैक डाई बनाती है। क्या बनाती है, ब्लैक डाई। और अगर इसको NaOCl के साथ मिलाऊं तो ये वॉयलेट कलर देती है बेटा। कौन सा कलर देती है, वॉयलेट कलर। जो बता रहा हूं वही याद रखना। इसको कई बार बैंगनी कलर कहते हैं अपन लोग, बैंगनी रंग भी कहते हैं इसको, वॉयलेट कलर को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं, सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप कौन कौन सी हो सकती हैं, तो भैया ये H+ को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है तो CC के साथ NH3 पॉजिटिव हो सकता है, एनिलियम में आयन बन जाता है। तो ध्यान रखो रिएक्शंस आर सेम एज अमीन, अलग से कोई नहीं पढ़नी, बार बार नहीं पढ़नी, स्टार्टिंग में पढ़ी है वही सारी हैं, ठीक है। क्लोर प्लेटिनिक मेथड, या पढ़ो तो अच्छी बात, ना पढ़ो तो अच्छी बात, जैसे स्टार्टिंग में वैसे ही आएगा, ठीक है। हालांकि इस्तेमाल कहाँ आता है, तो ये आता है अणुभार निकालने के कार्बनिक यौगिक के। अगर अमीन का कोई यौगिक है और आपसे पूछा जाए कि उसका आप अणुभार कैसे निकालेंगे, एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोर प्लेटिनिक वाले का। हालांकि आपके नहीं आता है ये,
एल्काइलेशन जैसे अमीन का होता है वैसे यहाँ पे होता है, PHNS2CH3I, HI निकाल दो, PHNS बनेगा, CHCI डाल दो, ये बन जाएगा, खत्म। एसाइलेशन टॉटन बामन अभिक्रिया हो जाती है, इसको हम बेंजोइलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइलीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है साहब, तो PHNS2 PHCOCl बेंजोनिलाइड बन जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा। मतलब कि वो ये ऐसी रिएक्शंस हैं, अगर तुम्हें सच सच बात बताऊं कि ये रिएक्शन तुमने अमीन में पढ़ रखी है, बस रिपीटेशन मारते जाओ, उनका कुछ नहीं है इनमें, इसलिए एक एक लाइन में लिखी हुई है ये मैंने। क्योंकि जब इस नोट्स को मैं तैयार कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा यार नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, मान गया सब चीज मेरे को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को परेशान नहीं होना चाहिए। यानी बाद में जो अभिक्रिया आएंगी उसको एक बार पहले ही सबकी मैकेनिज्म में लिख देता हूँ, सबको समझा देता हूँ, बाद में आएगी तो फटाफट रिएक्शन पढ़ना का काम रहेगा। तो हम वही कर रहे हैं, मैकेनिज्म सारी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फटाफट से रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कार्बिलामीन आ जाए तो मेरे पास क्या करना है, H छोटा के C लगाना है, ये देखो PHNC बन गया, आता ना मैंने, जहां जहां पे आ रहे हैं वहां PH लगा दो, सारी रिएक्शन एनिलीन की हो जाएंगी। तो ये हाँ जी, हाफमान मस्टर्ड ऑयल गैस रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है, देखो जरा, CH2 डालो, HgCl2 साथ में डाल दो, थायोसाइनेट बनेगा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो जाएगी। अगर इसके अंदर मैं सॉलिड KOH डाल दूं एनिलीन में, तो मेरे पास डाइफेनाइल थायोयूरिया बनता है, C+S NHPH है ना, इसमें HCl डालो, डायरेक्टली ये बात वापस समझ जाता है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी, ध्यान रखना, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की स्मेल है ना, गंध बोल सकते हो आप, सरसों के तेल की गंध। ठीक साहब, आगे सुनिए। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो शिफ्ट बेस बन के क्षार बन के तैयार होता है तुम्हारे पास, वही सेम रिएक्शन है, पानी निकाल दो, चलो हटो, खत्म करो, ये बन गया शिफ्ट क्षार, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट, अभिक्रिया कराओ, HCl निकालो, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है। अब इसमें तो तुमको अलग आगे से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, KOH में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा ये। ठीक है साहब, एसिडिक नेचर की बात करूं तो PHNS2 के साथ अभिक्रिया अगर कराओगे तो PHNS नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि जैसे NH नेगेटिव बनेगा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है बेटा। ठीक है, आगे सुनिए। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन का मतलब क्या है? अब इसको हिंदी में भी ये बोलेंगे डाइएजोटीकरण, है ना, और यही बोलेंगे तो देखो ध्यान रखो, इसको कपलिंग यानी कि युग्मन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे हम? युग्मन अभिक्रिया इसे कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है इसे? युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। तो C6H5NH2 Na2 और 2 HCl, सीधा सीधा क्या बना दो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में मैं कह रहा था कि अभिक्रिया आती है ना। यहाँ पर क्या करना है, अगर तुमने इससे अभिक्रिया फिनॉल से कराई डाइजोनियम लवण की, या फिर आपने एनिलीन से कराई, फिनॉल से कराओगे तो तुम्हें मिलेगी बड़े प्यार से ऑरेंज डाई, है ना, नारंगी डाई, और अगर तुमने इससे कराई तो तुम्हें मिलेगी एनिलीन येलो, है ना, पीले रंग की डाई मिलेगी आपको यहाँ पर। क्या मिलेगी बेटा आपको यहाँ पर? पीले रंग की डाई मिलेगी बेटा। सही है, तो ये चीज आपको विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ से कौन सी डाई बनती है, किस तरीके से बनाई जा सकती है। खासकर इनका नाम कभी पूछ लेता है कभी कभी, जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये आपसे पूछ ली जाती है, ध्यान रखने वाली चीज, ध्यान रखनी चाहिए। आगे सुनो, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुम्हारे लिए, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बीटा नेफ्थॉल अगर डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा? बीटा नेफ्थॉल 10% NaOH के साथ, तो ये यौगिक बनकर तैयार होता है जो कि रेड कलर का होता है बेटा। कैसे रंग का होता है बेटा? रेड कलर का होता है। ऑक्सीडेशन में बात करूं, कभी भी अगर तुम्हें NH2 समूह मिल जाए, कौन सा समूह? NH2 समूह अगर तुम्हें मिल जाए तो उसका ऑक्सीजन कराओ, हाइड्रोक्सिलामीन बनाओ। ठीक है, फिर से जब ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोसो बनेगा, उससे आगे हो गया तो नाइट्रो या नाइट्राइड बन जाएगा तुम्हारे पास, खत्म, सोचना ही नहीं है। सबसे पहले अमीन है, हाइड्रोक्सिलामीन बनेगा, नाइट्रोसो बनेगा, नाइट्रो बनेगा, खत्म, सोचना नहीं, ट्रिक से याद रखो। बेंजीन रिंग में अगर बात करूं तो ध्यान रखो, C6H5NH2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बताता है आपको। ठीक है, ऑर्थोपेरा निर्देशी होता है, ऑर्थोपेरा डाइट्रिंग होता है, कौन कौन सी होती है? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है। आपको सीधे उत्पाद याद रखने हैं और साथ में ये रिएजेंट याद रखने हैं। जैसे अगर डायरेक्ट कराऊंगा तो 3x2 है, पोलर सॉल्वेंट डाल लो, यानी कि ध्रुवीय है वो डाल लो, विलायक,
तो तीनों पे जुड़ जाता है ना, एक्स बी आर होता है, वाइट पीपीडी बनती है इसकी। अगर x2 नॉन पोलर के साथ डाला तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे बन जाता है बेटा, ठीक। इनडायरेक्ट कराना हो तो क्या करूंगा, सुन ले। सबसे पहले तो CH3COCl ले ले। अब CH3COCl लेगा तो यहाँ से एक H और ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक, ये HCl बाहर निकाल दिया तो NH डबल बॉन्ड CH3 बन गया। Br2 और H2O अगर इसमें डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सुन लेना, है ना, कैसे होगा। Br2 और H2 डाल, एक Br यहाँ लगा ये रहा, और एक Br यहाँ लगा ये रहा। ऑर्थो और पैरा बनाने का तरीका है। जैसे ही अगर मान लो केवल ऑर्थो पैरा बनाना हो मेरे को, तो कैसे बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, इनडायरेक्ट मेथड है, वो डायरेक्ट थे, ये इनडायरेक्ट मेथड है। एसिटाइलाइट बनाओ, HNO3H2SO4 डालो, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा बना दो, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन है ये, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन में क्या होता है, H2SO4 और HNO3 आता है बेटा, तो यहाँ पर NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनता है। अब ये क्या करता है कि ऑर्थो पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को क्या करता है बेटा, डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे अभिक्रिया आगे हो नहीं पाती है। क्यों, H+ जो आया उसको ग्रहण कर लिया एनिलीन ने, जैसे ही एनिलीन ने ग्रहण करा NH3 पॉजिटिव हो गया। अब NH3 पॉजिटिव क्या करेगा, -I लगाएगा भयंकर, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके ऊपर आक्रमण करने वाला जो है वो पॉजिटिव वाला आइटम है, तो पॉजिटिव कभी इस पॉजिटिव वाले पे नहीं जुड़ सकता, इस वजह से अभिक्रिया हो नहीं पाती है। तो क्या बनता है फिर मेरे पास, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनके तैयार होता है बेटा डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में मैं ऑर्थो और पैरा बना सकता हूं, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो रोक देता है इन चीजों को, ठीक है सर। इनडायरेक्ट में ऑर्थो और मेटा बना सकता हूं, ऑर्थो और पैरा पे, डायरेक्ट में तो मेटा पे बनेगा, ठीक है साहब। आगे सुनो, ये है मेरे पास सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनीकरण, बेकिंग भी इसको कहा जाता है। फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनेगा। 180 डिग्री के तापमान पे ताता कर दो, पानी निकालो, NHSO3H बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओगे तो SO3 इधर आ जाएगा, SO3, ठीक है। ये बन गया सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक अम्ल मेरे पास बनके तैयार हो गया, ज़्यूटर आयन के रूप में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बेटा, ज़्यूटर आयन, क्योंकि इसके पास ये है और ये इसके पास जा सकता है, ये बन गया बेटा ज़्यूटर आयन, ठीक है। अब ध्यान रखो, सल्फेनिलिक अम्ल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, किस किस के लिए, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स और डाइस के लिए, ड्रग्स के लिए और डाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है मध्यवर्ती है ये सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिलिक अम्ल कहां है, ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। अगर ऐसी चीज कभी मिले उसको एम्फोलाइट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट, जो कि एक ज़्यूटर आयन है, जो कि क्या है, ज़्यूटर आयन को हम बोल सकते हैं कि भैया वो एम्फोलाइट है ना, उसके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं। चलिए, इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कुछ नहीं करना, 3 H2 डालो, निकल की उपस्थिति में ये सारे डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे और ये बन जाएगा मेरे पास, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनमीन, ये इसका नाम हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है साहब। चलिए, इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है वो बिल्कुल स्वीट, शॉर्ट तो नहीं कहूँगा, डिटेल्ड है, क्योंकि हैंड रिटन था तो मस्त एकदम आराम से हो गया, है ना, घंटा भर भी हुआ होगा शायद अभी तक। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो देख लो अच्छे से, नोट्स जो हैं वो आपको ऐप पर अवेलेबल हो ही जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर एनरोल नहीं किया तो फटाफट जाके एनरोल कर लो ऐप के अंदर, ठीक है ना, एनरोल करके और आराम से नोट्स लो। उसके अंदर एक DSA है, सारे क्वेश्चंस लगाओ, सारे PYQs लगाओ, रिएक्शंस एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, रिएजेंट आपको ही याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, रिएजेंट्स शुड ओनली बी रिमेंबर्ड बाय यू एंड यू विल हैव टू इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर हम फोड़ेंगे पूरा एकदम 100 में से 100 लाएंगे, साला 180 में से 180 लाएंगे सर, है ना, तो मजा आता है कि तब जाके पता चलता है कि हाँ बच्चों ने मेहनत की है या नहीं की है। तो उसके लिए आपको रिएजेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको लेक्चर को गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी इस चीज़ को पूरे को समझाने की, तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से इसको समझें। चलिए, आज तला विस्ता, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।